दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रामजी प्रसाद। हम लोग इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं जेएसएससी जेईई 2016 पेपर 2 सिविल ब्रांच के लिए पूछे गए प्रश्नों का। और अभी तक मैंने आपको अपने वीडियोस में 100 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। आज हमारा वीडियो 100 क्वेश्चंस के बाद होगा और उसके बाद किस प्रकार के प्रश्न पूछा गया, किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा गया, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप चाहते हैं कि आप जेएसएससी जेईई या एसएससी जेईई या गेट किसी भी टेक्निकल एग्जाम से संबंधित आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दोस्तों को भी प्रीफर कर सकते हैं जुड़ने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं तैयारी करने, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, निश्चित करना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की, आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और फिर बात कीजिए और फिर आप जुड़िए हमारे साथ। दोनों ही मोड में हमारे पास क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आपको अगर जुड़ना है तो बिना हिचक का आप फोन करें और हमारे साथ जुड़ें। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था और किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या पूछा गया था? फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज बिटवीन। फाइननेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज बिटवीन ऑप्शन है 2 to 3.5, दूसरा ऑप्शन है 4.5 to 5.2, तीसरा ऑप्शन है 5.5 to 6 और चौथा ऑप्शन है 6.5 to 7.5। फाइननेस मॉडुलस होता क्या है, पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए हम लोग जब किसी सॉइल का या किसी भी सॉइल पार्टिकल्स का हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं, सीविंग करते हैं, तो सीविंग करने पर सीव के ऊपर जो पार्टिकल रह जाता है या जो मास रिटेन कर जाता है ना, वो डिफरेंट सीप से अगर हम लोग सीविंग कर रहे हैं, सपोज कि सैंड है हमारा, तो सैंड का हमारा साइज जो है 75 माइक्रोन से शुरू होकर 4.75, उसको अलग अलग सीप से अगर सीविंग कर रहे हैं तो जो टोटल मास रिटेन करता है सीप के ऊपर, उस मास को जब 100 से डिवाइड करते हैं आप, तो आपको जो है फाइननेस मॉडुलस मिलता है। और फाइन एग्रीगेट के लिए ये फाइननेस मॉडुलस जो है वो 2.5 से लेके 4 तक, सॉरी 2 से लेके 4 तक वेरी करता है। और कोर्स एग्रीगेट के लिए यही फाइननेस मॉडुलस 6.5 से लेके 8 तक वेरी करता है। आपके ऑप्शंस थे 2 to 3.5, 4.5 to 5.2 और 5.5 to 6 और 6.5 to 7.5। आपका ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, that is 2 to 3.5, क्योंकि फाइननेस मॉडुलस फॉर फाइन एग्रीगेट लाइज बिटवीन 2 to 4, 2 से 4, और कोर्स एग्रीगेट के लिए फाइननेस मॉडुलस जो है वो 6.5 से 8 के बीच लाई करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द 101। और ये क्वेश्चन जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एट इंटरसेक्शन। द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल एट इंटरसेक्शन, मतलब पूछा जा रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल का प्रोविजन हम लोग सिग्नल पे क्यों, इंटरसेक्शन पे क्यों करते हैं। ऑप्शंस आपके पास है रिड्यूस राइट एंगल एंड रेयर एंड कॉलिजन, दूसरा है इंक्रीज राइट एंगल एंड रेयर इन कॉलिजन, तीसरा है रिड्यूस राइट एंगल कॉलिजन बट में इंक्रीज रेयर इन कॉलिजन, और चौथा ऑप्शन है रिड्यूस रेयर इन कॉलिजन बट में इंक्रीज राइट एंगल कॉलिजन। तो देखिए जहां पर भी आपका रोड इंटरसेक्ट करता है, जहां पर भी इस तरह से रोड आके इंटरसेक्ट करता है, वहां पर हम लोग ट्रैफिक सिग्नल का प्रोविजन करते हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल क्या करता है आपको, ये ट्रैफिक सिग्नल आपको कॉलिजन से बचाता है। अब जैसे कि आप जो है सपोज करें कि ये रोटरी यहाँ नहीं है, तो आप जब इस तरह से यहाँ जाना चाहते हैं और कोई इधर से आना चाहता है, तो ये जो कॉलिजन होता है, दिस कॉलिजन इज नॉन एज राइट एंगल कॉलिजन, इस कॉलिजन को हम लोग राइट एंगल कॉलिजन बोलते हैं। अब ये जो है अगर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है तो ऑब्वियसली किसी एक ही तरफ से
आपका जो है ट्रैफिक फ्लो करेगा। तो इस वजह से राइट एंगल कॉलिजन जो है आपका, ये राइट एंगल कॉलिजन आपका रिड्यूस हो जाता है। तो पहला जो आपका इसमें होगा तो राइट एंगल कॉलिजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लेंगे हम लोग कहां पर है, ठीक है। दूसरा क्या है कि एक डिसएडवांटेज है, अगर आप ये सिग्नल लगाते हैं, ये बहुत सारा चीज हेल्प करता है। एक तो ये कॉलिजन को रोकता है, फिर ट्रैफिक को कंटिन्यूसली फ्लो होने देता है, स्मूथली फ्लो होने देता है। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो गाड़ियां इधर से आ रही है ना, इधर से आ रही है, और जब ट्रैफिक सिग्नल जब हमारा ऑन होता है, ऑफ होता है, जब स्टॉप का साइन आता है, तो ये क्या होगा कि ये गाड़ियां जो है अगर स्पीड में है तो वो यहां पर कॉलिजन हो सकता है। तो दिस इज द रेयरर इन कॉलिजन, रेयरर इन कॉलिजन, आपका ये रेयरर इन कॉलिजन जो है वो आपका इंक्रीज कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, reduces right angle collision but may increase rear end collision। इस प्रकार से इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 103 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ बराज इज, बराज का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होता है? तो पहला है प्रोविजन ऑफ रेज्ड क्रिस्ट, दूसरा है क्रिएशन ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर ऑन अप स्ट्रीम, तीसरा है प्रोविजन ऑफ सीरीज ऑफ गेट्स अक्रॉस द रिवर फॉर फ्लो रेगुलेशन, और चौथा है दैट इट इज बिल्ट इन डेल्टा एरियाज ओनली। देखिए वियर और बराज में थोड़ा सा डिफरेंस है। वियर और बराज में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग समझते हैं। तो डिफरेंस आपके ये होते हैं कि वियर और बराज के केस में, वियर जो होता है, वियर और बराज जहां पे बनाया जाता है वो वाटर स्टोरेज के लिए बनाया जाता है। मतलब लेवल ऑफ द वाटर को हम लोग, रिवर है मान लेते हैं ये, तो रिवर के लेवल को बढ़ाने के लिए, एलिवेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग वियर और बराज का प्रोविजन करते हैं, ताकि हमारा जो वाटर है उसका लेवल बढ़े और हम लोग इसको जिस डायरेक्शन में रेगुलेट करना चाहते हैं उस डायरेक्शन में रेगुलेट कर लें, ठीक है। तो वियर जो है वो पूरा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है, दिस इज वियर। वियर जो होता है ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, वियर इज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर। लेकिन आप जब बराज बनाते हैं तो बराज में क्या होता है कि अगर मैक्सिमम वाटर जो है ये कंक्रीट स्ट्रक्चर ही रोकेगा, लेकिन बराज के केस में क्या होता है कि आप गेट लगाते हैं, गेट का प्रोविजन करते हैं, है ना। ये गेट है आपका, स्टील गेट या गेट आप जो भी बोले, ठीक है। अब ये गेट जो है आप गेट का प्रोविजन करते हैं, थोड़ा सा कंक्रीट एरिया होता है। सो मैक्सिमम पॉन्डिंग जो होगा, मैक्सिमम वाटर जो स्टोरेज होगा वो गेट के कारण होगा, ठीक है। और ये गेट पियर्स में प्रोवाइड किया हुआ रहता है। तो वियर और बराज में आपका अंतर यह है कि बराज जो है उसमें गेट लगा हुआ रहता है, वियर में आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी भी आपको, और ऑप्शन नंबर बी जो है क्रिएशन ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर ऑन अप स्ट्रीम। तो स्टोरेज रिजर्वायर, तो चूंकि ये स्टोरेज रिजर्वायर की तरह काम नहीं करता, आपको ये आंसर सही लग सकता है, ये स्टोरेज नहीं है क्योंकि ये आप रिवर के फ्लो को रोकते नहीं है, उसको जाने देते हैं। वियर और बराज बनाते इसलिए है कि लेवल जो है वो हाई हो सके। तो बराज जो होता है वो गेटेड होता है। सो आंसर सी, प्रोविजन ऑफ सीरीज ऑफ गेट्स अक्रॉस द रिवर फॉर फ्लो रेगुलेशन इज द करेक्ट आंसर। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 103 नंबर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। इन आरसीसी सेक्शंस विद कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट कंपैक्शन फैक्टर इज, in RCC sections with congested reinforcement compaction factor is, the options are 0.8, 0.87, 0.92 and 0.95। तो कंपैक्शन फैक्टर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। एक्चुअली कंक्रीट का वर्केबिलिटी को हम लोग जो है डिटरमाइन करने के लिए कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट का यूज करते हैं, यानी कि कंपैक्शन टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं कंक्रीट के वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, हम लोग जो है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट का यूज करते हैं। टेस्ट हमारे पास और भी होता है, वीवी टेस्ट होता है और स्लम टेस्ट भी होता है, लेकिन स्लम टेस्ट जो होता है वो हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए किया जाता है, वीवी टेस्ट जो है वो लो वर्केबल के लिए किया जाता है, और जो आपका कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है ये वेरी लो वर्केबल कंक्रीट के लिए किया जाता है। तो अब यहाँ पर जो है हमारा ये कंपैक्शन फैक्टर जो होता है ये टेस्ट है, इसको आप पूरा जानना चाहते हैं तो फिर हमारे क्लास को ज्वाइन करें।
कंपैक्शन फैक्टर जो है ये 0.78 से वेरी करता है और 0.95 तक जाता है, 1 तक नहीं जाता है, क्योंकि 1 जाने के बाद जो है हम लोग इसको फ्लो टेस्ट से मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपैक्शन फैक्टर यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है। अगर आपके पास जो कंपैक्शन का सिस्टम है, मतलब जिससे आपको कंक्रीट को कंपैक्ट करना है, वो आसानी से आप कर सकते हैं, तो आप लो कंपैक्शन फैक्टर का यूज करते हैं, जैसे 0.78 आप उसका यूज करते हैं, है ना। जैसे आप रोड बना रहे हैं, वहां पर आपको कंक्रीट डालना है, तो उस समय आप लो कंपैक्शन फैक्टर का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंजेस्टेड है, जैसे कॉलम की ढलाई कर रहे हो आप, कॉलम कर रहे हो, वहां बहुत सारा आरसीसी लगा हुआ है, तो वहां पर कंपैक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, उस केस में आप हाई कंपैक्शन फैक्टर का यूज करते हैं। तो हाई कंपैक्शन फैक्टर मैक्सिमम जो है आपका 0.95 तक जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज 0.95, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। वन ऑफ द मेन डिमेरिट्स इन यूजिंग द लाइम मोटार इज दैट इज, कहता है कि इसमें से कौन सा मेन डिमेरिट है अगर हम लोग लाइम मोटार का यूज करते हैं। मोटार का मतलब होता है कि आप जो है फाइन एग्रीगेट को आप सीमेंट के साथ या लाइम के साथ मिक्स करते हैं। लाइम बाइंडिंग में, अगर लाइम बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम कर रहा है तो उसको हम लोग लाइम मोटार कहते हैं, और अगर सीमेंट हमारा बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज हो रहा है तो हम लोग उसको सीमेंट मोटार या सिंपली मोटार कहते हैं। तो कह रहा है कि लाइम मोटार का जब यूज करते हैं आप, तो इसमें से कौन सा उसका सबसे डिमेरिट है, मेन डिमेरिट्स है। तो ऑप्शन है इज नॉट ड्यूरेबल, दूसरा ऑप्शन है डज नॉट सेट क्विकली, तीसरा है स्वेल, और चौथा है इन प्लास्टिक। तो देखिए ये क्या है, ड्यूरेबल होता है, इसलिए पहला जो है वो मेरिट है, डिमेरिट नहीं है ना। अगर आप लाइम का यूज करते हैं तो ये क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक चलता है, और ये कम ब्रिटल भी होता है, लेस ब्रिटल होता है। लेस ब्रिटल होता है मतलब ये इलास्टिक ज्यादा होता है, ठीक है। दीज आर द एडवांटेज, बट द डिसएडवांटेज ऑफ लाइम मोटार इज व्हाट, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जल्दी सेट नहीं होता, ये स्लोली सेट होता है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये लो कंप्रेसेबल होता है, यानी कि मतलब लो कंप्रेसेबल स्ट्रेंथ इसका होता है, ठीक है ना। तो दो डिसएडवांटेज आप समझिए क्या है। पहला डिसएडवांटेज है कि ये स्लोली सेट होगा, तो यहाँ ऑप्शन में आपके पास है डज नॉट सेट क्विकली, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा एडवांटेज और भी है कि इसका ये स्ट्रेंथ जो होता है, कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ, वो कम होता है, ठीक है ना। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं हम लोग क्या है। इन ओपन चैनल फ्लो टोटल एनर्जी लाइन कोइंसाइड विद फ्री सरफेस, दूसरा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बिलो फ्री सरफेस, और चौथा ऑप्शन है टोटल एनर्जी लाइन इज बिलो फ्री सरफेस। तो आप जब ओपन चैनल फ्लो का बात करते हैं तो ओपन चैनल फ्लो के केस में क्या होता है कि ओपन चैनल फ्लो के केस में जब वाटर फ्लो करता है इस प्रकार से, तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, जिसको आप एचजीएल के नाम से भी जानते हैं, एचजीएल, ठीक है। और टोटल एनर्जी लाइन लिखेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी लाइन। तो टोटल एनर्जी लाइन जो है ये v²/2g से बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ये सरफेस ऑफ फ्लो पर ही होता है, सरफेस ऑफ फ्लो। इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो के केस में ये होगा, लेकिन अगर प्रेशर फ्लो रहेगा तो फिर ये बाहर चला जाता है। तो इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन and surface of the water is same. So the correct answer is C, hydraulic gradient line coincide with free surface. Now question number 107 आपके स्क्रीन पे इस तरह से है। Most suitable material for highway embankment, हाईवे एम्बैंकमेंट के लिए मोस्ट सुटेबल मटेरियल कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली आप जब एम्बैंकमेंट का बात करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी नहीं होना चाहिए, कोलैप्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। हाईवे एम्बैंकमेंट का मतलब जिसके ऊपर आप हाईवे बनाते हैं, फॉर्मेशन जब करते हैं हाईवे का, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए सॉइल, कोलैप्सिबल सॉइल नहीं होना चाहिए। इसलिए तो जब आप हाईवे बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर ग्रेवल लगाते हैं या फिर और दूसरे तरह का मटेरियल लगाते हैं जो लेस कंप्रेसिबल होगा। तो आप इसके ऑप्शंस पढ़ता हूं मैं, क्या है, सैचुरेटेड क्ले क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है, सो ये यूज नहीं होगा। आप दूसरा है ऑर्गेनिक सॉइल,
Organic soil is also compressible soil, collapsible soil, so this will be also not the correct answer. Tree roots, तो ट्री रूट्स को ऐसा कोई सॉइल नहीं है और ऐसा कुछ चीज नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा. एंड डी ग्रेनुलर सॉइल, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 108. 1 एकड़ इज, 1 एकड़ कितना होगा? तो ये तो याद करने वाला डाटा है. इसके ऑप्शन जो है दिए हुए हैं 2.471 हेक्टेयर, बी इज 1.40467 हेक्टेयर, एंड सी इज द 1 हेक्टेयर, एंड डी इज द 0.40467 हेक्टेयर. तो 1 एकड़ जो होता है वो डी 40462 हेक्टेयर के बराबर होता है. सो करेक्ट आंसर इज डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन हाई कॉस्ट लैंड ए लाइन कैनल ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी must have a section, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ एरर है. must have a section of which of the following shapes, किस शेप का होगा? देखिए जब ये आपका आता है कि हाई लैंड कॉस्ट है या हाई कॉस्ट लैंड का अगर कोई एरिया है वहां आप कैनल बनाना चाहते हैं, तो वहां पर जो है ट्रेपेजोइडल शेप या ट्रायंगुलर शेप या रेक्टेंगुलर शेप का हम लोग चैनल का यूज नहीं करते. मतलब देखिए ऑप्शंस क्या है आपके पास, ट्रेपेजोइडल, क्रीप शेप, रेक्टेंगुलर और हॉर्स शू. तो एक्चुअली क्या हॉर्स शू कोई शेप नहीं होता है ट्रायंगल कैनल का. तो उस केस में आपके जो करेक्ट आंसर होंगे वो सी शेप होंगे. सी का पूरा नाम है क्रीप, तो क्रीप शेप. सो द आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. फॉर द वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड्स द रिकमेंडेड कैम्बर इज, कह रहा है कि वाटर बॉन्ड मैकेडम WBM रोड में आप जो है किस प्रकार का कैम्बर को रिकमेंड करेंगे? ऑप्शन है 1 in 24 to 26, 1 in 30 to 48, 1 in 60 to 80, 1 in 85 to 120. कैम्बर एक्चुअली क्या होता है? कैम्बर एक क्रॉस स्लोप होता है जिसको हम लोग पेमेंट में प्रोवाइड करते हैं. और कैम्बर का मेन जो मतलब एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड करने का, वो होता है जो रेन वाटर है उसको हम लोग चाहते हैं कि वो हमारा रोड पे ना रहे. इस प्रकार से हम लोग ये कैम्बर एलिवेशन, सेंटर लाइन को हम लोग एलिवेट करते हैं, है ना. तो ये जो है आपका ये जो क्रॉस स्लोप बन रहा है ना, दिस इज नॉन एज कैम्बर. तो कैम्बर का प्रोविजन हम लोग करते हैं टू ड्रेनेज द रेन वाटर को ड्रेन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. और मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू ड्रेन द रेन वाटर. अब ये जो कैम्बर है ये अलग अलग टाइप ऑफ जो हमारा पेमेंट है उस पर डिपेंड करता है. अगर आपका टाइप इस प्रकार से है कि आपका बहुत ज्यादा मान लेते हैं अर्थी सॉइल है, तो उस केस में इसको हम लोग कम प्रोवाइड करते हैं. अगर आपका हाई बिटुमिनस सॉइल है तो उसमें हम लोग अलग प्रोवाइड करते हैं. और फिर ये दूसरा चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा और दूसरा जो है वो रेन पे डिपेंड करेगा. ये जो कैम्बर है ये दो चीज पे डिपेंड करता है कि मटेरियल ऑफ पेमेंट क्या है और उस एरिया में रेन क्या है. अगर हम लोग एक डाटा बना लें यहाँ, अगर हम लोग इधर लो रेनफॉल रखें हम लोग, इधर हम लोग हाई रेनफॉल रखें हम लोग, और यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ पेमेंट लिख लें, टाइप्स ऑफ पेमेंट. तो पहला जो हम लोग पेमेंट ले लेते हैं कंक्रीट और हाई बिटुमिनस पेमेंट. तो आपके ऑप्शन मतलब कैम्बर आप इतना प्रोवाइड करते हैं 1.7% लो के लिए और 2% हाई रेन के लिए. अगर हमारा थिन बिटुमिनस सरफेस है तो आप कैम्बर को बढ़ाएंगे क्योंकि पानी आसानी से निकलना चाहिए. सो दिस इज 2% to 2.5%. अगर मान लेते हैं ये वाटर मैकेडम रोड है WBM, देन दिस विल बी 2.5% to 3%. और फिर जो है आपका अगर अर्थन रोड है तो दिस विल बी वेरी फ्रॉम 3% to 4%. अब जैसे जैसे देखिए आप ये जो है रफ सरफेस होता गया वैसे वैसे हमारा जो कैम्बर है वो बढ़ता चला गया है. ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा है WBM, सो द आंसर इज 2.5% to 3%. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/40 और ये हो जाएगा 1/30. तो उसके अप्रॉक्स जो आपके पास आंसर है वो है क्या 1 in 30 to 48. सो द करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी from a unit volume of aquifer material is known as specific capacity, specific yield, specific retention, specific storage. तो यहां पर आपको पूछ रहा है कि जो एक्यूफर है, एक्यूफर का मतलब क्या होता है? एक्यूफर हम लोग उसको कहते हैं जिसमें आपका जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ परमेबिलिटी और पोरोसिटी दोनों हो, मतलब एक ऐसा फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन जिसमें परमेबिलिटी और पोरोसिटी दोनों मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूफर, दैट इज नॉन एज एक्यूफर। तो एक्यूफर के केस में क्या होता है कि जब पूरा जो पानी, अब जैसे मान लेते हैं रेन के कारण कोई पानी आ रहा है सॉइल सरफेस पे, ये सॉइल सरफेस है हमारा, इस पे हम लोग का यहाँ इरिगेशन हो रहा है, फ्लडिंग हो रहा है मान लो, ठीक है। तो ये पानी नीचे की तरफ जाएगा, अंडर द ग्रेविटी फ्लो करेगा, यहाँ पर पहुंच गया, ये वाटर टेबल हो गया। तो जो पानी यहाँ पर पहुंच जाता है अंडर द ग्रेविटी, ड्रेन होके, उसको हम लोग बोलते हैं उसका स्पेसिफिक यील्ड, है ना। या फिर दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग एक वेल बना दें तो इस पानी को हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करेंगे वो फ्री वाटर, मतलब जो फ्री वाटर है, ग्राउंड वाटर है, उसी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका सॉइल मॉइस्चर बच रहा है, तो सॉइल मॉइस्चर को हम लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो पानी एक्सट्रैक्ट होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डेड, ये पानी को हम लोग यहाँ पंप के द्वारा निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्डेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नॉन एज स्पेसिफिक यील्ड। सो द करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक यील्ड। और जो वाटर यहाँ रिटेन कर गया, जो आया नहीं, मतलब जो यहाँ निकल नहीं सकता है, या फिर ऐसा सोचो कि यहाँ पर जो पानी हम लोग जब यील्डेड किए हैं यहाँ पर, तो जो पानी यहाँ रह जाएगा जिसको बाहर नहीं ले सकते हम लोग, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल, दिस इज नॉन एज स्पेसिफिक रिटेंशन, ठीक है ना। स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग होता है, वो डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन इज नॉन एज स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक कैपेसिटी सी। सो आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्यूफर मटेरियल इज नॉन एज, सो द करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक यील्ड। सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Efflorescence of brick is due to, ब्रिक में efflorescence किस वजह से होगा? हाई silt content in brick earth, दूसरा ऑप्शन है हाई porosity of bricks, तीसरा ऑप्शन है soluble salt present in clay for making bricks, और चौथा ऑप्शन है excessive burning of bricks। तो देखिए क्या है कि efflorescence का मतलब क्या होता है, जब ब्रिक को आप पानी में भिगाते हैं और पानी में भिगा के जब वो सूखता है, मतलब आफ्टर वेटिंग ऑफ द ब्रिक जब भीग जाता है और फिर वो जब सूखता है तो उसके सरफेस के ऊपर जो व्हाइट पैचेज आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। और ये जो इफ्लोरेसेंस होता है, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब सॉल्युबल सॉल्ट के कारण होता है। जो सॉल्ट उसके सॉइल में, मतलब उसके जो सॉइल जिससे ब्रिक्स आप बनाए थे, जो क्ले था ब्रिक क्ले, उसमें अगर इस तरह का सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो जब बारिश होगा, जब ब्रिक्स भीगेगा तो उसके बाहर ये अपने आप फिर से सूखने के बाद आ जाएगा। दैट पैचेज अपीयर ऑन द ब्रिक सरफेस इज नॉन एज इफ्लोरेसेंस। और इफ्लोरेसेंस जो होता है ये सॉल्युबल सॉल्ट के वजह से होता है। एक्सेस बर्निंग से क्या होगा, ब्रिक्स जो है वो अलग ये में चला जाएगा, वो झामा ब्रिक्स कहलाएगा, तो वो ऑप्शन नहीं होंगे। हाई सिल्ट कंटेंट भी नहीं होगा और पोरोसिटी से भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। द ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट इन मैसनरी वॉल हैविंग आरसीसी फुटिंग अकर एट, आरसीसी फुटिंग के केस में आपका ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट कहां होता है? एज पर आईएस कोड, आईएस 456/2000 जो आरसीसी का कोड है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए जो कोड यूज करते हैं हम लोग, उस कोड के अकॉर्डिंग कोड कहता है कि आरसीसी वॉल अगर है तो उसमें जो है आपका मैसनरी है, मैसनरी वॉल हैविंग आरसीसी, तो अगर वॉल अगर आपका है तो उसमें जो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो एक्चुअली होता है दोनों के, मतलब जो वॉल का थिकनेस है उसके मिड पे होता है। सो द हाफ वे बिटवीन द मिडिल एंड फेस ऑफ द वॉल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस और भी है, द फेस ऑफ द वॉल, द मिडिल ऑफ द वॉल क्रॉस सेक्शन, हाफ वे बिटवीन द फेस ऑफ द वॉल एंड द फेस ऑफ द फाउंडेशन। अगर इसी को फाउंडेशन के केस में पूछा जाता है तो फाउंडेशन के केस में कॉलम के फेस पे जो होता है वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, दैट इज द क्रिटिकल सेक्शन। व्हाइल इन द केस ऑफ वॉल ये जो होगा मिड बी, हाफ मिडवे बिटवीन द वॉल एंड वॉल के फेस के बीच में होगा, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स विल बी मैक्सिमम व्हेन हेट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन हाइड्रोलिक मशीन का है। कहता है 0.5 टाइम्स द टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप, दूसरा है 0.25 टाइम्स द टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप, तीसरा है टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप, और चौथा है 0.33 टाइम्स द टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप। तो ये क्वेश्चन का आंसर, जो सही आंसर है वो है 0.33 टाइम्स द टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर इज, परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर इज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 80%, 76%, 71% और 67%। आप इसको बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका जो होता है 71% जो है हमारा अर्थ का, वो पूरा का पूरा जो है वाटर से कवर है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इस प्रकार से आज आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 115 तक, क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 105 तक, 115 तक क्या क्या क्वेश्चंस आपके जेएसएससी में पूछे गए थे। आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 116 क्या था और वो किस सब्जेक्ट से था। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस कॉल नंबर पर जरूर कॉल करें और हमसे कांटेक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद। इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था, एक सेकंड रुक जाइए। लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि